ओके। सो लास्ट टाइम जो मैंने आपको माइक्रोवेव पढ़ाई थी, वो माइक्रोवेव ऐसी थी कि मैंने आपको वेव गाइड पढ़ाई थी ना। वेव गाइड के बारे में कुछ मैंने आपको समझाया था कि वेव गाइड होता क्या है और किस तरीके से हम लोग वेव गाइड को ट्रीट करते हैं, उसमें किस तरह के मोड होते हैं, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में क्या होता है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम उसके आगे डेरिवेशंस करेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, क्योंकि वेवगाइड दो तरह के क्रॉस सेक्शन कंटेन करती है। एक तो रेक्टेंगुलर होता है और एक सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड की, क्योंकि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड और ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड दोनों ही कंडीशन में होता है, सिलेंड्रिकल में भी होता है और रेक्टेंगुलर में भी होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि टीईएम मोड भी होता है, बट वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी जीरो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को भी जीरो कर दिया, तो फिर आप प्रोपोगेट किसको करवाओगे। इसीलिए टीईएम मोड को हम नॉर्मली पॉसिबल नहीं मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग फटाफट से चेक करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग जो है, चलो तो कहाँ गया वो पेन, पेन ही गायब हो गया, ये रहा पेन। ड्रॉ द पेन, वाइट कलर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं हेडिंग दो आप लोग सबसे पहले, रेक्टेंगुलर वेवगाइड। यहाँ से हम स्टार्ट करना है आज, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, इसी का हमको आज डेरिवेशन करना है। थ्योरी हम लोग लिख चुके हैं पहले ही लास्ट क्लास के अंदर। अब ऑब्वियस सी बात है, वेवगाइड के अंदर माइक्रोवेव प्रोपोगेट करती है, और माइक्रोवेव जो होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका स्टडी करने के लिए आपको मैक्सवेल इक्वेशंस काम में लेनी पड़ती है। सो फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशंस, फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस, जो आप लोगों ने एमएससी प्रीवियस के अंदर पढ़ी हुई है सारी की सारी। पहली मैक्सवेल इक्वेशन जो होती है वो कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ ई को बताती है, जहां पर रो चार्ज डेंसिटी होती है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी जो इक्वेशन होती है वो डाइवर्जेंस ऑफ बी को बताती है, जो कि जीरो होता है, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन जो होती है वो कर्ल ऑफ ई को बताती है, जो कि माइनस डेल बी अपॉन डेल टी होता है, इक्वेशन नंबर 3। एंड चौथी इक्वेशन जो होती है वो कर्ल ऑफ बी को बताती है, जो कि म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन एंड डेल ई अपॉन डेल टी होता है। तो ये सब आप जानते हो बेसिकली, इसमें कोई इशू नहीं है। अब कुछ और बातें हैं जो आप जानते हो, कि अगर मेरे को जो है इसको थोड़ा सा आगे लिखना है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे बी को इंट्रोड्यूस करना है, तो हम ये बात जानते हैं बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, मैग्नेटाइजेशन फील्ड की फॉर्म में। और ये बात भी आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डी बराबर क्या होता है, म्यू ई होता है, सॉरी एप्सिलॉन ई होता है। तो ये दोनों भी फॉर्मूले आप लोग जानते हो। अगर इन दोनों फॉर्मूलाज को आप इंट्रोड्यूस करते हो और इसी के साथ एक और इंट्रोड्यूस करते हो, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो ये सब 11th क्लास 12th क्लास के फॉर्मूले हैं, ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं। सो एक और चीज हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, इन इफ देर इज नो फ्री चार्जेस, इफ देर इज नो फ्री चार्जेस, there is no free charges, then चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी जीरो हो जाएगी, ये कहलाएगा। एंड फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और दूसरी बात नॉन कंडक्टिंग मीडियम भी लेते हैं। सो फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम,
सो फॉर नॉन कंडक्टिंग मीडियम, नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर कंडक्टिविटी जीरो होती है, याद रखना। और अगर कंडक्टिविटी जीरो जाएगी तो वहां पर जे बराबर भी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब इन दोनों कंडीशन को हम लोग काम में लेके आगे बढ़ते हैं। सो इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स, सो इक्वेशन 3 एंड 4 बिकम्स, तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। देखो ये 3 में अगर आप लोगों ने किया तो 3 में बाद में बी बराबर म्यू एच कर दो पहले तो इक्वेशन नंबर 3 में कुछ इस प्रकार से करो कि बी बराबर म्यू एच कर दो, तो माइनस का म्यू ये हो जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी। और इक्वेशन नंबर 4 में आप ये करो कि यहाँ पे जे बराबर जीरो कर दो, तो ये तो हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। और कर्ल ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, जे जीरो कर दोगे तो कितना हो जाएगा। एक काम करो, बी को आप म्यू एच लिख दो, तो बी को आप म्यू एच लिख दोगे तो म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि म्यू से म्यू कट जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ना। अब ये बात जानते हो आप, नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस जो होती है या फिर जो फॉर्म होती है जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो जनरली वेव इक्वेशंस जो होती है, जनरली वेव इक्वेशंस जो काम में लेते हो आप लोग, वो ये होती है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाली होती है, ई नोड एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर के डॉट आर डॉट माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और इसको उल्टा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के आर भी होता है नॉर्मली, आप चाहो जो ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो उसको उल्टा भी ले सकते हो तो चलता है, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है। ई नोड एक्सपोनेंशियल, ये इस तरह से ले सकते हो, आयोटा ओमेगा टी माइनस के आर, दोनों ही फॉर्म होते हैं इसके। चलो ये पीछे वाला हम लोग लेके चलते हैं, मान लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का भी यही फॉर्म होता है, बी इज इक्वल टू होता है नॉर्मली बी नोड एक्सपोनेंशियल, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, ये नॉर्मल वेव इक्वेशन होती है जो मैक्सवेल इक्वेशंस को फॉलो करती है, और ये भी फॉलो करेगी सही। अब इन इक्वेशन में हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मान लो आपने इसको पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, किसी भी एक को कर दो डिफरेंशिएट, सपोज मान लो दूसरे को करते हैं हम लोग, तो अगर मैंने इसको पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो पोजीशन का मतलब होता है आर, ये सपोज आर होता है, तो डिफरेंशिएट करने पर इसका जो मल्टीपल है वो बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस आयोटा के बाहर आ जाएगा, और बाकी एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही रहेगा। तो बी नोट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस के आर, वो तो वही का वही रहेगा, मतलब बी का तो बी रहेगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूँ कि जहां भी डेल्टा आएगा ना मैक्सवेल इक्वेशंस में, उसको मैं लिख दूंगा माइनस का आयोटा के, लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली ऐसा आप लोगों ने वही पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने लास्ट ईयर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ी थी, वहां पर भी होता है ऐसा। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, मान लो, तो टाइम का मल्टीपल जो है, टी का मल्टीपल मतलब आयोटा ओमेगा, वो बाहर आ जाएगा, और बाकी कोई चेंज नहीं होगा, तो बी का बी रहेगा, है ना, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रहेगा। तो जब भी डेल अपॉन डेल टी आएगा, तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा ओमेगा लिख सकता हूँ, ऐसा आप लोग लिख सकते हो। तो इस चीज को हम ऊपर अप्लाई करते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5। अब 5 की बात करते हैं हम लोग, तो हम जब 5 की बात करते हैं, सो 5 में क्या लिखा हुआ है, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू। अब डेल अपॉन डेल टी आ गया, तो डेल अपॉन डेल टी की जगह आयोटा ओमेगा लिख दो, दिक्कत क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एच, तो एच की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एच लिख देंगे।
अब इसे हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। हम ये जानते हैं कि ई को हम लोग लिखते हैं, ये बात आप जानते हो बेसिकली, ई वेक्टर बराबर कितना होता है, आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। और एच वेक्टर बराबर कितना होता है, आई कैप एच एक्स प्लस जे कैप एच वाई प्लस के कैप एच जेड। तो इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग। तो कर्ल कैसे निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप से। ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पर ई एक्स आ जाएगा, यहाँ पर ई वाई आ जाएगा, और यहाँ पर ई जेड आ जाएगा। इतना आपको पता है कर्ल निकालने के लिए। माइनस आयोटा ओमेगा म्यू, और एच को भी लिख देंगे आई केप एच एक्स प्लस जे केप एच वाई प्लस के केप। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप लोग। सोल्व कैसे करोगे, आई केप का आई केप के साथ कंपैरिजन कर लो। ये तो आयोटा है, आयोटा और आई केप में कंफ्यूज मत होना। जब आई केप को सोल्व करेंगे तो ये जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई। और वैसे भी छोटी सी ट्रिक समझो आप लोग, बिना मैट्रिक्स बनाए सोल्व कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो आपको इसका आई केप कॉम्पोनेंट निकालना है, तो ऐसे कर दिया करो आप लोग, आई केप मतलब एक्स कॉम्पोनेंट, तो एक्स के बाद में वाई आता है, वाई के बाद में जेड आता है ना, तो ऐसे घुमा दिया करो। तो जैसे कर्ल ऑफ ई का आपको निकालना है एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट मतलब आई कैप का मल्टीपल। तो जो पहले लिखा हुआ है उसका वाई कंपोनेंट लिख दिया करो, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका जेड कंपोनेंट लिख दिया करो। अब जैसे कर्ल ऑफ ई का पहले क्या लिखा हुआ है, ये डेल्टा लिखा हुआ है, तो अगर इसका एक्स निकालना है आपको आई कैप कंपोनेंट, तो जो पहले लिखा हुआ है उसका वाई लिख दिया करो, और जो बाद में लिखा हुआ है उसका जेड लिख दिया करो, ठीक है ना। और फिर बाद में माइनस के उल्टा कर दो, मतलब इसका z लिख दो और इसका y लिख दो, ऐसे लिख दिया करो। तो ठीक उसी प्रकार से अगर मुझे इसका आई कैप निकालना है तो मेरे को इसका पहले y लिखना पड़ेगा और फिर पीछे वाले का z लिखना पड़ेगा, फिर माइनस उल्टा कर दो। अब इसका z लिख दो और इसका y लिख दो, खत्म काम। तो ये क्या हो गया मेरे पास, दिस इज द आई कैप कॉम्पोनेंट। और इधर भी आप आई कैप से कंपेरिजन कर लो, तो माइनस का आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स ये आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। अब सिमिलरली जे केप के साथ काम करेंगे। तो अगर मुझे कर्ल ऑफ ई का जे केप कॉम्पोनेंट लिखना है, तो जो पहले लिखा हुआ है ना, जे केप मतलब वाई कॉम्पोनेंट, तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो इसका जेड लिख दो, ये जेड लिख दो, और इसका एक्स लिख दो, क्योंकि जेड के बाद एक्स आता है, तो इसका एक्स लिख दो, फिर माइनस उल्टा कर दो। तो अगर मुझे जे केप कॉम्पोनेंट को करना है, तो जे मतलब वाई, वाई के बाद जेड आता है, तो जो पहले आ रहा है उसका जेड लिख दो, और z के बाद x आता है तो फिर x लिख दो, फिर माइनस उल्टा कर दो। अब इसका x लिख दो और इसका z लिख दो। कभी गलत नहीं होगा सवाल, कभी भी। बिना मैट्रिक्स बनाए आप लोग सोल्व कर सकते हो कर्ल और ये क्रॉस प्रोडक्ट को। और इधर z कंपोनेंट क्या है मेरे पास, आई कैप ओमेगा म्यू, और ये हो जाएगा एच वाई, ये j कैप कंपोनेंट है। इक्वेशन नंबर 8। फटाफट से तीसरा भी लिख दो, के कैप कंपोनेंट। के कैप का मतलब होता है z कंपोनेंट, तो z के बाद क्या आता है, z के बाद x आता है, तो हम लोग इसका x कंपोनेंट लिख देंगे। और x के बाद क्या आता है, y आता है, तो हम इसका y कंपोनेंट लिख देंगे। माइनस उल्टा लिख दो, इसका y लिख दो और इसका x लिख दो, बस। अब इसका z कंपोनेंट हो जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू, और ये हो जाएगा एच जेड। इक्वेशन नंबर 10 9। तो ये मैंने तब किया जब मैंने इक्वेशन नंबर 5 यूज में लिया, फ्रॉम इक्वेशन 5। ये मैंने तब किया जब मैंने 5 यूज में लिया, सो फ्रॉम इक्वेशन 5। अब मैं इक्वेशन नंबर 6 काम में लेना चाह रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 6 मतलब ये वाली है ना, तो कहाँ गई 6, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ये 6 ये वाली है, इसको 6 लिखो है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब मेरे को इसको काम में लेना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 6 मतलब कर्ल ऑफ एच बराबर एप्सिलॉन ये लिखते हैं हम लोग है ना, तो इधर आ जाओ नीचे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 सेम यही काम यहाँ भी करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन नंबर 6 काम में लेंगे, तो इक्वेशन नंबर 6 क्या हो जाएगी मेरे पास, कर्ल ऑफ एच
इज इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये आप जब काम में लोगे तो वही सेम चीज है, डेल अपॉन डेल टी को रिप्लेस कर दोगे इससे आयोटा ओमेगा से, जैसा कि हमने पहले किया था, आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर दो। कहीं कहीं पर जे भी लिखा होता है जे ओमेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है जे और आई। तो आयोटा ओमेगा से रिप्लेस कर दोगे और सोल्व कर लो इसको। तो मैट्रिक्स बना के सोल्व करते हैं। आप तो चाहो तो बिना मैट्रिक्स के सोल्व कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बता दी कैसे करना है। डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, एच एक्स, एच वाई और एच जेड बराबर एप्सिलॉन आयोटा ओमेगा, और ये हो जाएगा आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। अब वही कंपेरिजन कर लो आई कैप का आई कैप के साथ में। तो आई कैप ऑब्वियस सी बात है, आई के बाद मतलब एक्स के बाद क्या आता है, वाई आता है, तो ये वाई आ जाएगा, और वाई के बाद जेड आता है तो ये जेड आ जाएगा। फिर माइनस उल्टा कर दो, डेल अपॉन डेल जेड और ये वाई हो जाएगा। तो ये आई कैप कॉमन है, आई ओमेगा एप्सिलॉन और ये ई एक्स। तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, इक्वेशन नंबर 10। अब ये आ जाएगा। अब y वाला लिखना है आपको, तो y के बाद क्या आता है, z आता है, और z के बाद x आता है। अब उल्टा कर दो, ये x लिख दो और ये z लिख दो, तो ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई, इक्वेशन नंबर 11। आगे z कॉम्पोनेंट लिखना है, तो z के बाद x आता है, तो ये x, और x के बाद y आता है, तो ये y, और फिर उल्टा कर दो, ये y लिख दो और ये x लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड, इक्वेशन नंबर 12। अब हमें थोड़ा सा इनको ढंग से देखना है वेव इक्वेशंस को, यहाँ पे इसको होल्ड पे रखो। सो एक और चीज समझना आप लोग, अगर आपकी वेव z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, सपोज सपोज आपकी वेव z डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है। सो इफ हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि हमारी वेव z में प्रोपेगेट कर रही है, इफ वेव इज प्रोपेगेट इन z डायरेक्शन, वेव इज प्रोपेगेट इन z डायरेक्शन, तो जो वेव इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी हमारे पास, वेव इक्वेशन इज लाइक एच नॉट बराबर एच नॉट एक्स माइनस गामा से, या फिर ई नॉट की बात करोगे तब भी वही सेम ही हो जाएगी, ई बोल दो या जेड बोल दो। तो जब आप इसको जेड के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो किसी भी एक चीज को, तो माइनस गामा आगे आ जाएगा और वापस से वही का वही बच जाएगा। तो जब भी डेल अपॉन डेल जेड दिख जाए तो उसको आप लोग माइनस गामा से रिप्लेस कर देंगे हमेशा, क्योंकि पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट प्रोपगेशन को बताएगा। जैसे मान लो आपका जो ये पार्ट है ना वेव इक्वेशन में, इधर आ जाओ ऊपर, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट कहलाता है, ये जो के होता है ना के, इस के को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ जो ये आयोटा के काम कर रहा है ना, ये आयोटा के कुछ नहीं है, ये जस्ट प्रोपगेशन है, ठीक है। तो ये प्रोपगेशन को ही बताता है। तो यहाँ मैंने प्रोपगेशन गामा मान लिया, उसमें क्या दिक्कत है, तो गामा बोल दो या आयोटा के बोल दो, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका प्रोपगेशन जेड में हो रहा है, तो हम लोग जहां भी डेल अपॉन डेल जेड दिखेगा वहां पर हम लोग माइनस आयोटा गामा लिख देंगे। अब ऐसा कहाँ कहाँ करना है ये भी समझ लो। ऐसा कहाँ कहाँ करना है, देखो कहाँ कहाँ आपको डेल अपॉन डेल जेड दिखेगा, इसको तो आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 13। अब ऐसा कहाँ कहाँ मिलेगा वो भी समझ लो, डेल अपॉन डेल जेड। तो ये आपको मिलेगा, देख लो, एक तो मिलेगा डेल अपॉन डेल जेड इक्वेशन नंबर 7 में, मिल रहा है डेल अपॉन डेल जेड। एक मिलेगा इक्वेशन नंबर 8 में, यहाँ तो डेल अपॉन डेल जेड है नहीं, ठीक है। नीचे आ जाओ, और कहाँ कहाँ है, इक्वेशन नंबर 10 में है डेल अपॉन डेल जेड, और इक्वेशन नंबर 11 में है डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पे 4 जगह डेल अपॉन डेल जेड अवेलेबल है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 13 से मान कहाँ कहाँ रखोगे,
7 में, 8 में, 9 रखना नहीं है, 10 में और 11 में, यहाँ रख दो। तो जो इक्वेशंस होगी वो क्या होगी आपकी, आपकी बार आपकी, सो इक्वेशन बिकम्स लाइक डेल ई जेड अपॉन डेल वाई प्लस गामा ई वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। एक तो ये बन जाएगी, इसको नाम दो 14, 14th। आगे देखो, माइनस गामा ई एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 ऐसी हो जाएगी, ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा गामा म्यू एच वाई। ये क्वेश्चन नंबर 8 थी आपकी। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की बात, तो 10 अगर आप देखते हो तो 10 ऐसी हो जाएगी, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल वाई प्लस गामा एच वाई इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन और ई एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गई। और जब इक्वेशन नंबर 11 की बात करोगे तो इक्वेशन नंबर 11 ऐसी है, माइनस का गामा एच एक्स माइनस डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गई, खत्म काम। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 15 का यूज करो फ्रॉम इक्वेशन 15। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 15 यहां से हम क्या करेंगे, ई एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 15। 15 में आप ई एक्स को अकेला कर लो, तो ई एक्स को जैसे आप अकेला करोगे, बाकी सब आर एच एस के अंदर भेज दो, इधर भेज दो, फिर गामा का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन गामा और एच वाई, है ना, गामा का डिवाइड कर दिया और ये भी इधर भेज दे, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का 1 अपॉन गामा डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स, ये इधर भेज दिया मैंने। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 18, ये हो गया ई एक्स। अब इस ई एक्स का वैल्यू जो है मैं इक्वेशन नंबर 16 में रख दूंगा, बिकॉज मुझे 16 के अंदर ई एक्स दिख रहा है ना। तो 18 से वैल्यू 16 में रख दो, तो आप क्या करेंगे, 18 से वैल्यू कहाँ रख देंगे, 16 में रख देंगे, बिकॉज मुझे ई एक्स दिख रहा है यहाँ पे 16 के अंदर। तो जैसे ही मैं रखता हूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखना, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा वाई तो ठीक है, प्लस गामा एच वाई भी ठीक है, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, और आप लोगों ने ई एक्स का वैल्यू पुट किया तो कितना हो जाएगा, आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन गामा एच वाई माइनस 1 अपॉन गामा डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, थोड़ा इसको और फैला दो मतलब कि डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स वाला फैक्टर इधर ले लो, और ये गामा एच वाई वाला फैक्टर इधर ले लो, आसपास इधर थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको। तो ऐसा मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा वाई पहले से था, और ये फैक्टर मुझे उधर ले जाना है, तो जब मैं उधर ले गया तो कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन तो था ही सही, अपॉन गामा भी था, और ये हो जाएगा डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। अब जो बचा हुआ है उसको साइड में लिख दो, यहाँ भी एच वाई है, यहाँ भी एच वाई है, तो एच वाई को एक तरफ ले लो, और बाकी सब कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या क्या आएगा, माइनस कॉमन आएगा गामा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर और म्यू एप्सिलॉन आ जाएगा, अपॉन नीचे जाएगा गामा, और एच वाई तो कॉमन है इसे। एक नई क्वांटिटी बन गई यहाँ पे, सो लेट, इसको याद रखना, ये लर्न कर लेना, ये बार बार काम आएगा। एच स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। इस चीज को लर्न कर लेना, मैं इसको एक अलग नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर ए, बट इसको याद कर लेना इक्वेशन नंबर ए को। जैसे ही मैं इसे इंट्रोड्यूस करता हूं तो डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा वाई प्लस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन अपॉन गामा
डेल ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास माइनस का एच स्क्वायर अपॉन गामा और ये हो जाएगा एच वाई, ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहां से एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ रही है मेरे पास और वो है एच वाई का वैल्यू, और वो निकल के आया मेरे पास एच वाई इज नथिंग बट इट इज द माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा एच जेड अपॉन डेल्टा वाई माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर डेल्टा ई जेड अपॉन डेल्टा एक्स। इसको याद करना है तुम्हें, मैं तुम्हें याद कराऊंगा ये सब वेव इक्वेशन, ये फील्ड कंपोनेंट कहलाते हैं, आपको पता है। ये जो होते हैं ना एच एक्स एच वाई ई एक्स ई वाई, दीज ऑल आर कॉल्ड फील्ड कंपोनेंट्स। इन फील्ड कंपोनेंट्स की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है। तो पहला फील्ड कंपोनेंट मैंने निकाल दिया, पहला फील्ड कंपोनेंट मैंने निकाल दिया एच एक्स। कैसे निकाला वापस समझ लो, और दूसरा भी आपको निकालना है तो निकाल लो, मैं निकालूंगा नहीं, वो सिमिलरली लिखाऊंगा मैं क्योंकि लंबा पड़ जाएगा। मैंने क्या किया, यहां से ई एक्स को अकेला किया और ई एक्स को अकेला करके उस ई एक्स को यहां पुट कर दिया, तो मेरा सॉल्यूशन आ गया एच वाई का। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक काम करो, इक्वेशन नंबर 14 से, सुनो करना क्या है, 14 से ई वाई का मान निकाल लो और ई वाई के मान को 17 में रख दो, तो फिर आपका एच एक्स की फॉर्म में बन जाएगा इक्वेशन। इतना काम करते ही एच एक्स की फॉर्म में बन जाएगा इक्वेशन। और ये काम करने के बाद में जैसे ही आप एच एक्स निकालोगे, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा सिमिलरली, है ना। निकालूंगा नहीं मैं आपके लिए, बट मैं बता दूंगा क्या होगा। और आपको भी निकालना नहीं है एग्जाम में, बस सिमिलरली लिखना है। और सिमिलरली इसलिए भी लिखना है क्योंकि आपको ये डायरेक्टली लर्न भी करने हैं जो आगे काम आएंगे। सो सिमिलरली सुनो कैसे करना होता है। सिमिलरली एच एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सुनो कैसे करते हैं यार। देखो आपको यहां पे लिखना है एच मैग्नेटिक फील्ड, तो माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर तो आता ही आता है पहले वाले में। मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्योंकि पार्टी जो आपका वेव है वो जेड में प्रोपोगेट कर रहा है, इसलिए जो आपका बेसिक फील्ड है वो जेड में होगा, तो जेड आ गया। आप जब वाई लिखते हो तो यहाँ पे वाई लिखते हो, अब जब एक्स लिखोगे ना तो यहाँ पे एक्स लिख दो। बस कितना इजी है याद करना। अब अगर यहाँ पर एक्स आ गया तो यहाँ देखो, आपने यहाँ पर माइनस लिखा तो यहाँ प्लस लिखो, बस ये याद करना है। आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन तो यहाँ भी आएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन यहाँ भी आएगा, और एच स्क्वायर यहाँ भी आएगा। अब जब एच लिखा तो एच आ गया, एच लिखा तो एच आ गया। अब पीछे जो है ना वो ई आएगा, तो ये ई आई जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक्स लिख दिया तो यहाँ पे एक्स दोबारा नहीं आएगा, अब यहाँ पे वाई आ जाएगा, ये वाई आ गया। ऐसे याद कर लो, इक्वेशन नंबर 20 हो गया। ये दो फील्ड कंपोनेंट आ गए, एच एक्स और एच वाई। अब दो फील्ड कंपोनेंट और बच रहे हैं, दो फील्ड कंपोनेंट और बच रहे हैं, और वो है ई एक्स और ई वाई। अब ई एक्स और ई वाई कैसे निकालेंगे वो भी समझो आप लोग। मैं आपको हिंट दे दे रहा कैसे निकालना है, निकालना नहीं है आपको, याद करने हैं वो, बता दो कैसे निकलते हैं, ऊपर आ जाओ। ई एक्स और ई वाई निकालना है तो एक काम करोगे आप लोग, काम ये होगा कि इक्वेशन नंबर 16 से आप एच वाई का वैल्यू निकालो, और 16 से एच वाई का वैल्यू निकाल के 15 में रख दो। तो जैसे आप ये काम करोगे, सोल्व करोगे, तो ई एक्स निकल जाएगा, डोंट वरी निकल जाएगा जैसा मैंने निकाला है। और अगर आप 17 से एच एक्स का वैल्यू निकालते हो, और 17 से एच एक्स का वैल्यू निकाल के आप 14 में पुट कर देते हो, तो यहां से ई वाई निकल जाएगा सोल्व करने के बाद में। तो ये आप करना चाहो तो कर लो, वरना जरूरत नहीं है इस चीज की, आपको डायरेक्टली लर्न करना है ई एक्स और ई वाई का वैल्यू। तो अब देखो सिमिलरली जब यहाँ पे हम लोग ई वाई को लिखते हैं, देखना कैसे याद करते हैं समझना। जब यहाँ पे मैं ई एक्स को लिखता हूं तो देखना माइनस गामा अपॉन एच का स्क्वायर तो आता ही आता है। अब आप देखना, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख रहे थे तब मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट आया था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट आता है, ठीक है ना। जब y लिखा था तो यहाँ y आया था, x लिखा तो x आया था, अब यहाँ पे x लिखोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा।
बड़ा सिंपल सा काम है। अब माइनस प्लस का लफड़ा सुनो। यहाँ पे x जब निकाला तो यहाँ पे प्लस आया था, बट यहाँ पे जब x निकालोगे तो यहाँ माइनस आएगा, बस इतना याद रखना। एक तो ये चीज है। जब हम लोग ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो दिक्कत नहीं है। अब याद रखना जब इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एप्सिलॉन आता है, क्योंकि ये परमिटिविटी है। बट जब मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे तो परमिएबिलिटी आती है यहाँ पे म्यू, और अपॉन एच स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे जब आपने EZ लिख दिया तो EZ तो आएगा नहीं, अब क्या आएगा HZ आएगा। जब आपने x लिख दिया तो x तो आएगा नहीं, अब क्या आएगा y आएगा। खत्म काम, बड़ा सिंपल है याद करना। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा अपने आप ही, है ना। अब EY लिखेंगे। अब आप लोग खुद बताओ EY कितना आएगा, माइनस गाँव पर H तो आएगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Z कंपोनेंट में, क्योंकि वेव Z में प्रोपगेट कर रही है। Y निकालना इसलिए Y के रिस्पेक्ट में आएगा। माइनस आपने लिख ही दिया तो प्लस आ जाएगा। आयोटा ओमेगा म्यू आएगा इसे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना है आगे जाके, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड परमेबिलिटी आती है। डेल्टा एच जेड तो आएगा ही आएगा। अब वाई लिख दिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो आप कैसे भी याद करो, मैंने तो इसे याद कर रखा है इस चीज को, बट इन चारों कंपोनेंट्स को याद करना है। ये चारों फील्ड कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड कंपोनेंट निकालना एग्जाम में आता है। ये आपका पहला डेरिवेशन है फील्ड कंपोनेंट निकालने का, क्योंकि इन्हीं की मदद से आगे हम लोग और भी चीज डिराइव करते हैं। तो आज आपका टास्क केवल इतना ही है कि फील्ड कंपोनेंट्स निकालना है और इनको याद करना है। तो कल जब हम मिलेंगे तो ये सारे फील्ड कंपोनेंट आपको लर्न होने चाहिए। इनका लर्न होना बहुत जरूरी है, तभी हम आगे काम कर सकते हैं। फील्ड कंपोनेंट्स को लर्न किए बिना हम आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। फिर मैं आपको कल बताऊंगा कि आगे हमें और किस प्रकार से वेव इक्वेशन निकालनी पड़ती है और किस अकॉर्डिंग हमें आगे काम करना होता है। तो आगे और भी बहुत सारा काम करना है, बट उससे पहले आपको ये फील्ड कंपोनेंट्स लर्न करने हैं। ठीक है ना। चलो अब हम आगे कल बात करेंगे टी मोड और टीएम मोड की। ठीक है ना। तो कल टी मोड और टीएम मोड की बातें की जाएगी आपके सामने। ओके।